अच्छा, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट टूल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट टूल्स में जो है बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया है दैट एक टेस्ट या टूल को फॉलो असेसमेंट टूल को फॉलो टेक्निक या टूल को फॉलो करने के लिए उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऑल क्लिनिशियन मस्ट फॉलो द सेम प्रोसीजर। ठीक है, must follow the same procedure when they use a particular type of assessment tool। ठीक है, ये नहीं कि जो एक असेसमेंट टूल है वो एक क्लिनिशियन अलग तरीके से एडमिनिस्टर कर रहा है, दूसरा क्लिनिशियन अलग तरीके से एडमिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, इस तरह जो है उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज रखना होता है आपने। मेन स्टैंडर्डाइज ये कि एक क्लिनिशियन अगर अमेरिका में जिस तरीके से जिस प्रोसीजर से वो असेसमेंट टूल यूज कर रहा है तो बिल्कुल उसी सेम प्रोसीजर से उस क्लिनिशियन ने फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान में फिर पेशावर, इस्लामाबाद और कराची, लाहौर में भी जो है ना बिल्कुल उसी सेम प्रोसीजर से यूज करना है। ये नहीं कि फिर पेशावर में अलग से हो, लाहौर में अलग से, इस्लामाबाद में अलग से हो, नहीं, बल्कि सब जगह पे जो है ना दुनिया में हर जगह वो असेसमेंट टूल जो है उसकी सेम प्रोसीजर होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं, टू स्टैंडर्डाइज सच ए टूल इज टू सेट अप कॉमन स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हेनेवर इट इज एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, स्टैंडर्डाइज कैसे कहते हैं, हम एक कॉमन रूल्स को जो है सेटअप करते हैं या कॉमन स्टेप्स को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, जब हम जाके उस असेसमेंट टूल को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करते हैं। समझ आई है स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन? यस सर। अच्छा, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी है टेस्टिंग में? जी सर, अभी भी पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, बस वो आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, ज्यादा लाइक वो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली clinician must standardize the way they interpret the results of an assessment tool in order to be able to understand what a particular score means। ठीक है, अब ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि लाइक अप्लाई करते वक्त जो है सबकी सेम प्रोसीजर हो, बल्कि जब आपके पास टेस्ट के रिस्पांस आते हैं तो उन रिस्पांस को इंटरप्रेट करने के आपके पास जो प्रोसीजर है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब अगर आपके पास एक बंदा यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं या फिर वो कहीं दूसरे मुल्क जाए वहां पे फिर उसकी जो है वो टेस्ट रिस्पॉन्सेज वो बिल्कुल सेम ही दे रहा है, तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि दोनों टेस्टों के रिस्पॉन्स या रिजल्ट में चेंजेस आए। दैट्स मीन आपके कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बट एक बंदे की रिस्पॉन्स यहाँ पे भी रिजल्ट सेम आते हैं उस टेस्ट के रिलेटेड और फिर वहां भी जाके जो है सेम आते हैं, तो क्या होता है, दैट्स मीन आपने जो है जो अप्लाई करने के लिए भी जो है ना सेम प्रोसीजर यूज किया है, एंड जो टेस्ट इंटरप्रिटेशन है रिजल्ट्स के उसके लिए भी जो है ना आपने सेम प्रोसीजर यूज किया है। ठीक है, दे में they may standardize the score of a test, for example, by first administering it to a group of research participants। एक टेस्ट के स्कोर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब टेस्ट डेवलप किया जाता है तो उसके स्टोर को जो है उसके स्कोर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसे फर्स्ट एडमिनिस्टर किया जाता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट पे। ठीक है, उस परफॉर्मेंस विल सर्व एज अ कॉमन स्टैंडर्ड, उनकी परफॉर्मेंस को जो है ना एक कॉमन स्टैंडर्ड रख देते हैं। ठीक है, मेन एक वैल्यू उनकी जो है परफॉर्मेंस को जो है ना एक वैल्यू रखा जाता है या एक नॉर्म कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड्स जब बन जाते हैं तो फिर इसके अगेंस्ट दूसरे इंडिविजुअल स्कोर्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट है जिसपे टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ठीक है, उनके जो परफॉर्मेंस के जो इंटरप्रिटेशन आई है उनने उसके कॉमन स्टैंडर्ड्स रखे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 50-60 है। ठीक है, या 35 है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं दैट इंडिविजुअल किसी और इंडिविजुअल का स्कोर 35 से ऊपर आता है
तो हम ये कंसिडर करेंगे दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द रिसर्च पार्टिसिपेंट। अगर उनका इंडिविजुअल स्कोर जो है वो उस 35 से कम आता है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि उन इंडिविजुअल्स का जो आईक्यू है वो जो कॉमन स्टैंडर्ड हमने रखी हुई है उससे कम है। ठीक है, कॉमन स्टैंडर्ड मीन आपका एक कट ऑफ स्कोर होता है, ठीक है, जिसके बेस पे आप अपने रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई है? जी सर। अच्छा, the group that initially takes the test must be representative of the larger population for whom the test is intended। ठीक है, अब जो जिस रिसर्च पार्टिसिपेंट ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की मैंने बात की थी ऊपर वाले लाइन में, तो वो ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट मस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो लार्जर पॉपुलेशन का। ठीक है, ये नहीं दैट वो सिर्फ आपके उसको रिप्रेजेंट करे, सिटी को या आपकी प्रोविंस को, ठीक है, बल्कि आपकी कंट्री को भी नहीं। आपने जो है एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपने अक्रॉस द कंट्रीज जो है वो जाके आप लोगों ने एडमिनिस्टर करना होता है ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स पे। ठीक है, फिर क्या होता है, आपके आपके पास जो है एक स्टैंडर्डाइज कट ऑफ स्कोर आ जाता है, और उस स्टैंडर्डाइज कट ऑफ स्कोर के साथ जब आप उसे कॉमन स्टैंडर्ड या नॉर्म बनाते हैं उस टेस्ट के लिए, फिर उसके बेस पे जो है आप क्या करते हैं, जब वो टेस्ट अप्लाई करते हैं दूसरे लोगों पे, तो आप कंपेयर करते हैं उस इंडिविजुअल के स्कोर को उस कॉमन स्टैंडर्ड या नॉर्म के साथ। ठीक है, और फिर उसके बेस पे आप अपने टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन की समझ आई है सबको? हम्म। यस सर, आ रही। अच्छा, अब इसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? हम्म, रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? सर एक टेस्ट को जब हम बार बार लेते हैं और उसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होती है, वो हमारे पास कंटिन्यूसली सेम रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें जो है ना मैंने ऊपर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट मेजर्स। ठीक है, मेन जो चीज आप अभी मेजर कर रहे हैं उसकी जो रिजल्ट या मेजरमेंट है वो फिर बाद में भी सेम ही आएगी। ठीक है, ये क्या है? रिलायबिलिटी है उस असेसमेंट टूल के या असेसमेंट टेक्निक की। A good assessment tool will always yield similar results in the same situation। ठीक है, अगर आप देखें तो एक टूल की रिलायबिलिटी तब जाके अच्छी होती है जब वो आपको सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाए इन द सेम सिचुएशन में। ठीक है, तब जाके आप लोग कह सकते हैं कि उस असेसमेंट टूल की जो रिलायबिलिटी है वो हाई है। ठीक है, बट इफ प्रॉब्लम आ रही है, वो असेसमेंट टूल आपको जो है different results दे रहा है in the same situation, तो that's mean there is some problem in the reliability of that test। ठीक है, फिर reliability में आपके पास आ जाती है टेस्ट रीटेस्ट reliability। ठीक है, ये भी जो है असेसमेंट टूल की होती है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रिलायबिलिटी जिसमें सिमिलर रिजल्ट्स यील्ड होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं एवरी टाइम इट इज गिवन टू द सेम पीपल। ठीक है, इसमें जो है ना ये आपको क्या करता है, सिमिलर रिजल्ट्स देता है जब जब आप इसे लाइक एडमिनिस्टर करते हैं सेम पीपल पे। फॉर एग्जांपल, इफ अ woman's response on particular test indicate that she is generally a heavy drinker, the test should produce a similar result when she takes it again a week later। ठीक है, अगर अब एक वुमन या मैन है, उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है दैट शी इज जनरली अ हैवी ड्रिंकर। ठीक है, तो आफ्टर अ 1 वीक जब उस पे दोबारा वो टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो वो अगेन क्या करे, शो करे सिमिलर रिजल्ट्स। ठीक है,
इस टेस्ट में जो है वो हैवी ड्रिंकर शो हो रही है, तो आफ्टर अ वीक जो उस पे वो टेस्ट जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो उसमें दोबारा फिर सेम रिजल्ट आए। तो ये क्या है? टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है। To measure test retest reliability, participants are tested on two occasions. ठीक है। एक ओकेशन पे जो है ना बेसिकली मेजर नहीं किया जाता टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को। ठीक है, वेट करें। अच्छा, to measure test retest reliability, participants are tested on two occasions. ठीक है, two occasions पे जो है ना बेसिकली participants को जिस पे वो अप्लाई किया जाता है असेसमेंट टूल या मेजर। ठीक है, तो वो एक उसमें नहीं होता। अगर आप टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली आप उस टेस्ट को दो ओकेशंस पे वो करते हैं, पार्टिसिपेंट पे एडमिनिस्टर करते हैं, और फिर जाके उन दो ओकेशंस के जो रिजल्ट्स होते हैं, फिर उन दो ओकेशन के जो स्कोर्स आपके पास आते हैं उसको उसे जाके आप एसोसिएट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ठीक है, द हायर द कोरिलेशन द ग्रेटर द टेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, जितनी कोरिलेशन हाई होगी उतनी उसकी जो रिलायबिलिटी होगी, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होगी, वो हाई होगी। ठीक है, अब टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी के साथ एक और रिलायबिलिटी है जिसे हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी में बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट इंटरप्रेटर्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और they are independent and they agree on how to score and interpret it. ठीक है, like inter rated reliability, it is another kind of reliability जिसमें जो interpreters होते हैं they are independent on how to score and interpret the test. ठीक है, फिर इसमें जो है ना अगर इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, अगर हम ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखें तो दे प्रोड्यूस कंसिस्टेंट स्कोर्स। ठीक है, नो मैटर हाउ हु एवेलुएट्स देम। ठीक है, अगर हम ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखें तो वो आपको जो है एक कंसिस्टेंट सिमिलर स्कोर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, नो मैटर जो भी जो है उसे जाके वो करें, एवेलुएट करें, बट अदर टेस्ट रिक्वायर्स दैट द एवेलुएटर मेक्स अ जजमेंट। ठीक है, बट इसके अलावा जो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए हैं या और इस तरह जो टेस्ट वगैरह है उसमें जो है क्या होता है, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं या कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हो गए हैं, तो उसमें जो है ना बेसिकली जो इंटरप्रेटर है उसकी जो है असिस्मेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कंसिडर अ टेस्ट दैट रिक्वायर्स अ पर्सन टू ड्रा अ कॉपी ऑफ पिक्चर। टू ड्रा अ कॉपी ऑफ पिक्चर मीन लाइक ड्राइंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो है ना जाहिर बात है विच अ जज देन रेट्स फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, अब जब ड्राइंग की बात आ गई है तो जाहिर बात है उसमें जो है ना सेमनेस देखनी होगी कि कितने हद तक जो है आपने एक्यूरेट बनाया है उस ओरिजिनल पिक्चर के साथ। अब यहाँ पे डिफरेंट जजेस क्या करते हैं, वो अपने डिफरेंट रेटिंग या डिफरेंट ओपिनियन पेश करते हैं टू द सेम ड्राइंग। ड्राइंग सेम है बट जजेस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर असेसमेंट। ठीक है, या इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन। तो दिस इज बेसिकली क्या चीज है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब लास्ट में है वैलिडिटी। ठीक है, एन असेसमेंट टूल मस्ट हैव वैलिडिटी। वैलिडिटी किसे कहते हैं? सर यानी जो टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उसी चीज को मेजर करे, दूसरी चीज को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा,
It must accurately measure what it is supposed to measure. मेन जिस चीज के लिए ये टेस्ट डेवलप हुआ है, तो ये this test is supposed to measure that thing. For example, डिप्रेशन के लिए एक टेस्ट है, तो इसका बिल्कुल कतियन ये मतलब नहीं है कि आप वो टेस्ट जाके एंजाइटी या किसी और एग्रेशन को जो है जाके मेजर कर सके। ठीक है, तो जिस चीज के लिए आपने वो टेस्ट डेवलप किया है, तो जाके उस टेस्ट को वो टेस्ट मस्ट जाके जो है उन एरिया को जाके मेजर कर सके। ठीक है, एन असेसमेंट टूल में अपीयर टू बी वैलिड। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि फेस वैलिडिटी को सिंपल वर्ड्स में अगर आप वो करना चाहते हो, तो फेस वैलिडिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर यानी सिर्फ देखने से इंसान को पता चल जाता है कि ये टेस्ट जो है वो चीज़ मेजर कर रहा है जिसके लिए ये चीज़ बनाई गई। यानी सिर्फ देखने से पूरी थॉरली हम उसकी असेसमेंट नहीं करते, सिर्फ उसको एक नज़र देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि फेस वैलिडिटी ड्यूरिंग इंटरव्यू आप यूज कर सकते हैं? सर क्वेश्चनरीज के दौरान ओरली यानी रिटन की आप बात कर रहे हैं? बोथ। अगर ओरली है तो अगर हमसे सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। और अगर क्वेश्चनरीज होंगे हमारे पास तो उसको भी देख के मतलब पता चल जाएगा कि हमारी पर्सनालिटी असेसमेंट हो रही है या जिस चीज़ के रिलेटेड टेस्ट ठीक है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसमें जो है ना, इनने एक एग्जांपल दी हुई है ना फेस वैलिडिटी की, ऑलरेडी आप लोगों को ये क्या कहते हैं, मलाइका ने भी एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन। ठीक है, लाइक जिस चीज के लिए आपको इजीली पता लग जाता है, लाइक एन असेसमेंट टूल में appear to be valid simply कैसे, like it makes sense and seem reasonable, it makes sense and seem reasonable, that आपको पता लग जाता है कि वो क्वेश्चन बेसिकली किस चीज के रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फेस वैलिडिटी। अब मैंने एक एग्जांपल दी हुई, अ टेस्ट फॉर डिप्रेशन फॉर एग्जांपल माइट इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट how often a person cries, because it makes sense that depressed people would cry. These test question have face validity। ठीक है, अब एक डिप्रेशन टेस्ट है, वो अप्लाई कर रहे हैं आप एक इंडिविजुअल पे, और उसमें क्वेश्चन है दैट हाउ ऑफन अ पर्सन क्राई, तो दैट इज एक्चुअली फेस वैलिडिटी। ठीक है, आपको लाइक क्लियरली पता लग जाता है, आपको ये चीज ध्यान में होती है कि जो बंदे डिप्रेस होते हैं दे ऑफन क्राइज। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस से जो है ना, आपको ये भी पता लग जाता है दैट many people cry a great deal for reason other than depression। ठीक है, फेस वैलिडिटी तो है वहां पे उस टेस्ट के लिए, बट यहाँ पे और फैक्टर्स आपके पास क्या आएगी, लाइक आप लोग जब टेस्ट को जो है इंटरव्यूज के साथ को रिलेट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे फिर और चीजें ये आती है दैट सिर्फ डिप्रेस्ड लोग जो है, they are not only the one who are crying, there may be other reasons। और इवन अगर एक बंदा डिप्रेस्ड है भी, तो एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड लोग जो है वो दे डोंट क्राई एट ऑल। ठीक है, वो बिल्कुल सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल गुमसुम बैठे रहते हैं। ठीक है, thus an assessment tool should not be used unless it has a high predictive validity or concurrent validity। तो इसलिए कहते हैं कि assessment tool की सिर्फ फेस वैलिडिटी पे आप लोगों ने नहीं जाना, it is important कि उस टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी हाई हो एंड कंकरेंट वैलिडिटी भी हाई हो। ठीक है, अब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, इट इज अ टूल्स एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर। ठीक है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ऐसी चीज है जो कि जिसके थ्रू आप वो करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, एक फ्यूचर एक बिहेवियर को या एक ऐसी चीज को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इस इंसान में जो है इसकी चांसेस ज्यादा है कि फ्यूचर में ये इसमें जाके डेवलप हो जाए, तो ये क्या है, उस टूल की प्रिडिक्टिव एबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट अ टेस्ट हैज बीन डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई elementary school children who are likely to take up cigarette smoking in high school। ठीक है, ये एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था, डेवलप किया गया था एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जिसमें ये लोग
ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक बच्चे की कितने हद तक चांसेस ज्यादा है कि वो जाके हाई स्कूल में सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, द टेस्ट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रंस पेरेंट्स, देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, smoking habits and attitude towards smoking, and on that basis identify high risk children। अब क्या करते हैं, वो प्रिडिक्शन के लिए जो है ना उन्होंने क्या किए हैं, इंफॉर्मेशन गैदर की है चिल्ड्रन की पेरेंट्स के रिलेटेड, उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के रिलेटेड, स्मोकिंग हैबिट्स के रिलेटेड, एटीट्यूड टूवर्ड्स स्मोकिंग, और उसके बेस पे फिर जाके आइडेंटिफाई किया किस चीज को, हाई रिस्क चिल्ड्रन को, ठीक है। To establish the test predictive validity, investigators could administer it to a group of elementary school students, wait until they were in high school, and then check to see which children actually did become smoker, ठीक है। तो इसके बेस पे जो है ना आप जाके प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को, एक टूल की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को जाके वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह और भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि इन्होंने लिखा हुआ है टू वेट अंटिल दे वर इन हाई स्कूल। तो आपने जो इंफॉर्मेशन 5-6 साल पहले कलेक्ट की है, आपने जो है ना उसे बिल्कुल वो रखना होता है, सेव रखना होता है, ठीक है। क्योंकि आपने बेसिकली वो डेटा कलेक्शन ली है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री ग्रुप स्टूडेंट्स, और फिर आप उन्हीं एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं दैट दे रीच टू हाई स्कूल, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी जो प्रिडिक्शंस थी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू कलेक्टेड ड्यूरिंग देयर एलिमेंट्री स्कूल लाइफ, ठीक है। तो फिर आप उन इंफॉर्मेशन की प्रिडिक्शन को देखते हैं कि आपके जो टूल थी उसने कितने हद तक प्रिडिक्शन ठीक दी थी, ठीक है। समझ आई है? यस सर। अच्छा, अब लास्ट वन है concurrent validity। concurrent validity is the degree to which the measures mean assessment tool की बात कर रहे हैं, gather from one tool agree with the measures gather from other assessment technique, ठीक है। अब concurrent validity ऐसी चीज है, अगर आप एक assessment tool या assessment जो मेजर्स है, अगर उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो कितने हद तक वो इंफॉर्मेशन आपकी एग्री करती है विद द इंफॉर्मेशन यू गैदर फ्रॉम द अदर असेसमेंट टेक्निक, ठीक है। मतलब आप डिप्रेशन के रिलेटेड मैं लाइक इजीली बस आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। लाइक आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइटी क्वेश्चनियर, तो आप फिर देखते हैं कि वो क्वेश्चनेयर आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह लाइक वो कितने हद तक एग्री कर रही है। फॉर एग्जांपल आपकी जो इंटरव्यू इंफॉर्मेशन है, इंटरव्यू गैदरिंग इंफॉर्मेशन, वो क्वेश्चनेयर की इंफॉर्मेशन आपके इंटरव्यू गैदरिंग इंफॉर्मेशन के साथ कितनी वो मैच हो रही है। तो दिस इज बेसिकली कंकरेंट वैलिडिटी। अगर इंटरव्यू इंफॉर्मेशन के साथ ज्यादा वो उसकी एसोसिएशन आ रही हो, कनेक्शन आ रही हो, तो दैट्स मीन देयर इज हाई कंकरेंट वैलिडिटी ऑफ दैट असेसमेंट टूल, ठीक है। Before any assessment technique can be fully useful, it must meet the requirement of standardization, reliability and validity, ठीक है। असेसमेंट टेक्निक आप तक जाके सही तरह यूज नहीं कर सकते जब तक उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते, किस चीज के, स्टैंडर्डाइजेशन के, रिलायबिलिटी के एंड वैलिडिटी के, ठीक है। नो मैटर how insightful or clever a technique may be, clinician cannot profitably use its result if they are uninterpretable, inconsistent and inaccurate, ठीक है। अगर जितने भी पावरफुल वो टेक्निक हो जाए, क्लिनिशियन तब तक जाके उसके रिजल्ट्स नहीं यूज कर सकते इफ वो टेस्ट uninterpretable हो, वो टेस्ट inconsistent हो, mean first one is showing unstandardization, second one is showing inconsistent mean low reliability, और inaccurate mean low validity, ठीक है। तो ये था आप लोग के आज का लेक्चर। फिर इंशाल्लाह मैं असल में सेकंड क्लास भी आज लेना चाहता था, लेकिन वो ये है कि उसमें तकरीबन 15 स्लाइड्स है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम 3 क्लासेस ले लेंगे, दैट हमारा जो है मिड ऑफ द जनवरी तक सारा कोर्स इंशाल्लाह कवर हो जाए, ठीक है। आज का लेक्चर क्लियर है सबको? जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। आप दूसरी क्लास कब लेंगे फिर?
वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। मैंने आपको कहा है ना कि जो इसके बाद जो लेक्चर है वो थोड़ी सी उसकी स्लाइड्स ज़्यादा है ना, 15 स्लाइड्स हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है ना वो 15 स्लाइड्स वाले मैं ट्यूसडे के दिन ले लूँगा, और फिर फ्राइडे के दिन मैं जो है इंशाल्लाह डबल क्लास ले लूँगा। इस तरह ठीक है? ठीक है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।